Hello and welcome everyone to this channel Chemistry Classes. This channel is being set by me and some of my friends so that we can share our knowledge of chemistry with you and how we understand this subject. Talking of myself, my name is Harmeet. I have done my masters from IIT Delhi and I will be starting with the first video of this channel. Initially when we go with this channel, we will be focusing on things which are generally asked in chemistry related interviews like that in TIFR, BARC or any PhD interviews, so that along with preparation of your entrance examination, you can also prepare for your interviews too. So the very first topic of our channel would be the very basic question which is asked generally when you go for an interview, and that question is why does chemical equilibrium even exist? And always do note this thing that whenever you are going for any interview, the interviewer already knows that you have passed through a very rigorous entrance examination. Like जो भी हमारे नेट या गेट के एग्जाम होते हैं, they are not very easy. They test us rigorously. तो इंटरव्यू में जिस पता है कि you have already been tested rigorously, तो इसीलिए वो आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा वो बहुत जनरल होंगे, बहुत बेसिक होंगे टू केमिस्ट्री, सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट उसको पता चल जाए. और ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, शायद ये कभी भी किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट हाँ आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है. तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लाइक सपोजिटली हमारे पास कोई रिएक्शन है, वी हैव अ रिएक्शन गोइंग फ्रॉम ए टू बी. तो जब भी हम किसी रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं या इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं, तो जनरली हम उस रिएक्शन के चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं. ओके, या तो उसके चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे या उस रिएक्शन की चेंज इन केमिकल पोटेंशियल की बात करेंगे. सी केमिकल पोटेंशियल इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी. तो इसीलिए हम अपना जो डिस्कशन है वो हम गिब्स फ्री एनर्जी पे फोकस करेंगे, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी ऑलमोस्ट सेम इंपॉर्टेंस है और उसकी सेम इंफॉर्मेशन हमको देते हैं दोनों. तो इसलिए हम जनरल रखेंगे ताकि गिब्स फ्री एनर्जी की ही डिस्कशन हो सके. तो अगर हम इस इक्वेशन का, पर्टिकुलर इक्वेशन का, विच इज अ पॉसिबल इक्वेशन, जो कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें जैसे, और एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें, सपोज ये एक ही एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी है, और जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जैसे हम एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे, या चेंज इन जीटा, तो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन की अगर बात करें और सपोजिटली ये बी की एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी है, तो जो रिएक्शन है हमारी वो ए से बी इस तरह से जा रही है. तो अगर हम इस रिएक्शन के चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो दैट विल बी नेगेटिव. तो अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है और स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखिए जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो प्लीज कीप इन माइंड कि हमने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं. हम भी जब भी डेल्टा आर जी की बात कर रहा हूँ वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट ही है. तो इस रिएक्शन के लिए ए से बी जाने के लिए इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी रिएक्शन है वो नेगेटिव है. दैट मीन्स ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और ये रिएक्शन होगी. बट सपोजिटली हमारे पास इसकी रिवर्स रिएक्शन अगर दें हम बी से ए, इफ वी हैव वांट टू गो फ्रॉम बी टू ए, देन फॉर द सेम रिएक्शन द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विल बी पॉजिटिव. इट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि अगर ए से बी का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है तो बी से ए का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा. दैट इज वेरी ऑब्वियस. बस हमने इंटरचेंज किया इक्वेशन को, इसलिए साइन इंटरचेंज हो गया है गिब्स फ्री एनर्जी का. और इवन ग्राफ से भी क्लियर है कि बी से ए जाने के लिए हमारी गिब्स फ्री एनर्जी को बढ़ना होगा. तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी गोइंग फ्रॉम बी टू ए इंक्रीज हो रही है, देन दैट मीन्स बी टू ए की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसीलिए उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है. अगर बी से ए की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो इक्विलिब्रियम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के एग्जिस्ट करने के लिए पहली क्राइटेरिया तो ये है कि प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट की तरफ प्रोसीड करना है. अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ प्रोसीड नहीं करेगा तो इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैब्लिश नहीं होगा. बट अभी हम देख रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन का डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा और वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है. तो ऐसा क्यों है कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है जबकि उसकी बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है? देखिए कोई भी रिएक्शन इस केमिस्ट्री में ऐसी नहीं है जो कि इक्विलिब्रियम में नहीं जाती,
ऑलमोस्ट हर रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में जाती है। अगर हमारे पास सपोज एसिड बेस्ड रिएक्शन है, दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन इन केमिस्ट्री। और अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, इवन इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि उसके रेट कांस्टेंट्स का रेशियो है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट्स का रेशियो है, वो भी ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 16 है। देखो 10 टू द पावर 16 इज अ वेरी हाई नंबर, बहुत ज्यादा हाई नंबर है किसी भी रिएक्शन के लिए। बट ये इनफाइनाइट तो नहीं है। अगर ये इनफाइनाइट होता तो तभी ये रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करती। बट इसी रिएक्शन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है, इसके लिए भी जो के वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर 16 है, इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन भी कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी ही, चाहे वो बहुत लेट जाए या कैसे भी जाए, बट एट द वेरी एंड दिस रिएक्शन विल टेंड टुवर्ड्स गोइंग टू इक्विलिब्रियम। तो ऐसा क्या है, जैसे फास्टेस्ट रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है, पर ऐसा क्या है जो उनको इक्विलिब्रियम की तरफ डिराइव कर रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा बी से ए जाना तो रिएक्शन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है। तो फिर इसमें एक्चुअली बात ये आती है कि हम एक चीज यहां पर मिस कर रहे हैं। द थिंग वी आर मिसिंग हियर इज गिब्स फ्री एनर्जी मिक्सिंग। जो ग्राफ हमने स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया था, एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी का प्लॉट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स स्ट्रेट लाइन नहीं है। एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी का प्लॉट विद द रिएक्शन इज ऑलवेज कर्व्ड, और वहां पर एक डिप आता है, एक डिप आता है एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी पे। ये डिप ए के गिब्स फ्री एनर्जी से भी नीचे है और बी के गिब्स फ्री एनर्जी से भी नीचे है। इसका मतलब ए भी यहां जाने की कोशिश करेगा और बी भी यहां जाने की कोशिश करेगा। जो ये डिप है, ये एक्चुअली में है बिकॉज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। हमें पता है कि जब भी मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग एक बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जब भी मिक्सिंग होती है उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है, जो कि एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टोटल आर टी कितने मोल्स ऑफ एक्स से बचे हैं प्लस कितने मोल्स या मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट बन गया है। और हमें पता है कि एक्स ए और एक्स बी जो है उनकी वैल्यू 1 से नीचे होगी, और जब भी लॉग नेचुरल हम 1 से नीचे की वैल्यू पे लगाएंगे या डेसिमल वैल्यूज पे लगाएंगे तो वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव, और उनका सम भी नेगेटिव ही जाएगा। इसका मतलब हमेशा क्या होगा, जो डेल्टा जी मिक्सिंग है वो नेगेटिव होगी। और यहाँ पर एक डिप आ रहा है, जो एक कर्व आ रहा है, वो भी डेल्टा जी मिक्सिंग की वजह से है। और इस डेल्टा जी मिक्सिंग का जो एब्सोल्यूट गिब्स है वो ए से भी नीचे है, बी से भी नीचे है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिएक्शन है, जो भी हम ए से बी रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, ए से बी तो वो रिएक्शन जाएगी क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स उसको फेवर कर रही है। बी से ए हमारी रिएक्शन कभी नहीं जाएगी क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स उसको फेवर नहीं कर रही है। पर हाँ, हमारी रिएक्शन बी से मिक्सचर ऑफ ए प्लस बी में जरूर जाएगी क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स उसको फेवर कर रही है। अब इस मिक्सचर का जाना इसलिए है क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी नीचे है। अब एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि उसकी एंट्रोपी बढ़ गई है। हमें पता है एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी का रिवर्स रिलेशन है। अगर किसी भी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो सिस्टम है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कम होती रहेगी। जनरली क्या होता है कि अगर हम सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, अगर मैंने ए और बी दोनों ले लिए, जैसे हमारे पास अगर दोनों का एक मिक्सचर है, तब क्या होता है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स, हमें पता है कि एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि एक एब्सोल्यूट एंट्रोपी होती है हर चीज की बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन। तो जैसे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल के पास माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी बढ़ जाती हैं। और अगर उस पर्टिकुलर सिस्टम की नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बढ़ गई हैं तो उस सिस्टम के लिए एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। और अगर पूरे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो ऑटोमेटिकली टेंड करेगा कि वो जो सिस्टम है, जो रिएक्शन है, वो स्पॉन्टेनियस हो जाए। इसीलिए डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि हमेशा ही माइक्रोस्टेट्स बढ़ जाएंगी, हमेशा ही दो डिफरेंट टाइप मिक्सिंग में दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे और माइक्रोस्टेट बढ़ जाएगी। इसीलिए डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव होगी। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे जो
जो रिएक्शन है वो बी से वापस ए प्लस बी में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको एक नेगेटिव डेल्टा जी मिल रहा है जो कि उसकी स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया को फेवर कर रहा है, उसके क्राइटेरिया को पास कर रहा है। तो जब भी आपसे अगर कोई पूछे कि केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट क्यों करता है जबकि बैकवर्ड रिएक्शंस कभी भी फेवरेबल नहीं होंगी, तो उसका आंसर ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बैकवर्ड इसीलिए जा रहा है क्योंकि मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम है और प्रोडक्ट से भी कम है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। हमारा रिएक्टेंट तो जा ही रहा है, हमारा प्रोडक्ट भी वापस गिब्स फ्री एनर्जी लोवेस्ट लेवल की तरफ जा रहा है। तो दिस इज द रीजन व्हाई केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन जनरली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड विल बी कमिंग अप विद नेक्स्ट वीडियो, सिमिलर वीडियो जो कि इंटरव्यूज में पूछते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो। थैंक यू।